नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है जब जागो तभी सवेरा। गीता, मुझे तो लगता है कि तुम्हारा किसी दिमाग के डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। बेवजह खुद भी परेशान होती हो और मुझे भी परेशान कर रखा है। आखिरी प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? इतने बड़े घर में भी तुम्हें घुटन होती है। 1 महीना हो चुका है हमें इस घर में शिफ्ट हुए, लेकिन तुमने तो बस एक ही रट लगाई हुई है। मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, मुझे घुटन होती है। जब भी ऑफिस से लौटता हूँ तुम्हारा उदास चेहरा ही मुझे देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी घर में तुम यह शिकायत कर रही हो, अपने पुराने घर में भी तुम आए दिन इसी तरह की बहकी बहकी बातें करती रहती थी। मुझे तो लगता है कि एक दिन तुम मुझे भी पागल करके छोड़ोगी। चंद्र प्रकाश जी जोर जोर से बोलते जा रहे थे और उनकी पत्नी गीता भीगी आंखें लिए सब कुछ सुनती जा रही थी। मुझे तो सोच सोच कर हैरानी हो रही थी कि आखिर क्या कमी है तुम्हारे पास। बड़ा घर, गहने, महंगी साड़ियाँ, सब कुछ तो है। अब तो हमारा बेटा भी सेटल हो चुका है और सब, अब तो उसकी शादी करके उसकी जिम्मेदारियों से भी हम लोग मुक्त हो चुके हैं। इससे ज़्यादा ज़िंदगी से तुम क्या चाहती हो? और वैसे भी मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारे साथ माथापच्ची कर ही क्यों रहा हूँ। इतना समय ही कहाँ है मेरे पास जो तुम्हारी इन फिजूल की बातों में व्यर्थ गवाऊँ। चंद्र प्रकाश जी गुस्से से बोले तो गीता जी के चेहरे पे एकाएक कराहट के भाव आ गए हैं और बोली, हाँ, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कभी समय होता ही कहाँ है। दिन भर ऑफिस में बिता देते हो और रात को घर लौटते ही तो अपना मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। हर रोज़ ऐसा ही तो होता है। आप बाहर चले जाते हैं तो घर काटने को दौड़ता है। जिंदगी थम सी जाती है, दम घुटने से लगता है, ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही। तो चंद्र प्रकाश जी बोले, अरे गीता, मुझे अपने लिए भी थोड़ा समय चाहिए या नहीं? बोरियत महसूस होती है तो तुम भी टीवी देख सकती हो, मोबाइल चला सकती हो। अपना दिल तो तुम्हें खुद ही लगाना पड़ेगा। इस उम्र में अब मैं तो तुम्हें दिल लगाना चाहने से रहा। इतना कहकर चंद्र प्रकाश जी करवट बदल कर सो गए। अगली सुबह हुई तो नहा धोकर तैयार होकर चंद्र प्रकाश नौकरी पर चले गए। लेकिन इतना समझाने के बावजूद पति के जाने के बाद गीता जी को भी फिर से अपना घर काटने का दौड़ने लगा। फिर उन्हें पति की बात याद आ गई, अपना दिल तो खुद ही लगाना होगा। गीता जी संगीता की शौकीन थी, लेकिन थोड़ी देर ही दिल बहलाने के लिए उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उस पर अपना मनपसंद गाना चला लिया। बालकनी में वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए गाना सुनने लगी और साथ ही खुद भी गुनगुनाने लगी। थोड़ी देर में गाना बंद हो गया, लेकिन गीता जी उसमें इतना मस्त हो गई कि गाना बंद होने के बाद भी वह गाती जा रही थी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल आया और वह थोड़ा सहम कर चुप हो गई। गाते रहिए ना, बहुत अच्छा गाती है। आप सहसा उनके कानों में आवाज़ पड़ी तो वह इधर उधर देखने लगी। कोई नज़र नहीं आया तो वापस अंदर जाने लगी। फिर आवाज़ आई, अरे भाभी जी, इधर देखिए। ऊपर गीता जी ने देखा कि पड़ोस वाले घर की छत पर एक महिला खड़ी थी। नमस्ते भाभी जी, कैसी है आप? उस महिला ने पूछा तो गीता जी बदले में हल्का सा मुस्कुरा दिए। लेकिन वह महिला जान पहचान बढ़ाना चाहती थी, इसलिए पूछने लगी, आप लोग कहाँ से आए हैं? आपका नाम क्या है? भाभी साहब क्या काम करते हैं? वगैरह वगैरह। और फिर बोली, मेरा नाम कविता है। आपसे मिलने जो लोग इस घर में रहते थे उनसे हमारी अच्छी बोलचाल थी। कब से सोच रही थी कि आप बाहर दिखे तो आपसे बातचीत हो, लेकिन आप तो बाहर निकलते ही नहीं। सारा दिन 4 दीवारी में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाती है? आप कभी बदलाव के लिए बाहर भी निकलना चाहिए। उस महिला ने कहा तो गीता जी मन ही मन सोचने लगी, सो तो ठीक है। तभी वह महिला बोली,
किसी दिन थोड़ा सा समय निकालकर हमारे घर आ जाइए। एक दूसरे से थोड़ी जान पहचान भी हो जाएगी, आपको भी अच्छा लगेगा। जी ज़रूर। ऐसा कहते हुए गीता जी ने उसकी बात को टालना चाहा तो वो महिला कुछ उत्साहित होते हुए बोली, अच्छा यह बताइए आज शाम को आप क्या कर रही है? कुछ भी तो नहीं, गीता जी ने कहा। तो पड़ोसन मुस्कुराते हुए बोली, आसपास की सभी हम उम्र महिलाओं ने किटी पार्टी ज्वाइन की हुई है। आज शाम को मेरे ही घर पर हमारी किटी पार्टी है। अगर आप व्यस्त नहीं हैं तो शाम को पार्टी में आ जाइए। इसी बहाने सोसाइटी की सभी महिलाओं ने भी आपकी जान पहचान हो जाएगी। किटी पार्टी का नाम सुनते ही गीता जी कुछ असहज सी हो गई। सोचने लगे, किटी पार्टी तो मेरे पति को पसंद ही नहीं है। कहते हैं कि तुम्हें ऐसी फालतू की पार्टियों पर जाना शोभा नहीं देता, घर पर ही रहा करो। अब पति देव की मर्जी के बिना मैं किसी की पार्टी में कैसे जा सकती हूँ? तभी पड़ोसन बोली, अरे ज़्यादा मत सोचिए, हमारे साथ पार्टी ज्वाइन करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। उस समय पड़ोसन को तो मना करना गीता जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए एक मुस्कुराहट के साथ उन्होंने स्वीकृति दे दी। मन ही मन उनका भी जाने का बहुत दिल था, लेकिन यह सोचकर कि कहीं पतिदेव नाराज न हो जाए, गीता जी ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कई दिन बीत गए। फिर एक दिन शाम को दरवाजे की घंटी बजी तो गीता जी दरवाज़ा खोलने गई। देखा तो वही पड़ोसन दरवाजे पर खड़ी थी। अरे आप, एक फीकी सी मुस्कान के साथ गीता बोली, अरे भाभी जी, मैं तो आपसे मिलने के लिए आई हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक शिकायत है। आप उस दिन किट्टी पर क्यों नहीं आई? बड़े अपनेपन से पड़ोसन ने पूछा और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सारा दिन घर में कैद होकर कोई भला कैसे रह सकता है? अरे एक जगह ठहरा हुआ तो पानी भी बदबू पैदा करने लग जाता है। जीवन के लिए गतिशीलता और परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। पड़ोसन वाली मिसेज वर्मा से भी पूछा था मैंने, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि आप उनसे भी कभी नहीं मिली, आप बाहर नहीं निकलती। क्या बात है? पड़ोसन का प्यार भरा व्यवहार देखकर गीता जी की आंखें सहसा भर आई। ठहरा हुआ पानी भी बदबू मारने लगता है, बात तो ठीक है, वह भी तो ठहर ही चुकी है, तो क्या फ़र्क हुआ उसमें और ठहरे हुए पानी में? अरे यह क्या आप रो रही है क्या? पड़ोसन ने पूछा। तो गीता जी सामान्य होने का दिखावा करते हुए बोली, नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। चलो कोई बात नहीं, कभी कभार रोकर भी गुबार हल्का हो जाता है। अच्छा, अब अंदर आकर बैठने को नहीं कहोगी क्या? कविता ने कहा और बड़े हक से गीता जी के साथ अंदर आ गई। आपके लिए शायद यह घर नया होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। पहले इस घर में जो रहती थी वह मेरी बहुत अच्छी सहेली बन चुकी थी। आप भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छा एक बात बताओ, घर में इतनी घुटन सी क्यों है? दरवाजे खिड़कियाँ क्यों नहीं खोलते आप? लोग इधर उधर देखते हुए कविता बोली। तो गीता जी उदासी भरे स्वर में बोली, वह क्या है ना कि मेरे पति को दरवाजे और खिड़कियाँ खोलना अच्छा नहीं लगता। सुनकर हैरान हो गई कविता और फिर बोली, क्या उनको किसी के साथ तुम्हारा हंसना बोलना भी पसंद नहीं है, जो तुम उस दिन किटी पार्टी में नहीं आई? तो गीता जी ने कहा, दरअसल मेरा किटी डालना या पार्टियों में जाना उन्हें पसंद नहीं है। कहते कहते गीता रुआंसी सी हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कुछ सोचकर कविता ने कहा और फिर बोली, अच्छा एक बात तो बताइए, आपके बच्चे कहाँ हैं? किसी हॉस्टल में पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं? मेरा एक ही बेटा है, जिसकी अभी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। अच्छा, तो आप सास भी बन चुकी है हो, फिर उदासी किस बात की? अगर बहू से नहीं बनती तो 2-4 जल्ली कटी सुना के अपनी भड़ास निकाल लो, और अगर बनती ही
बनती है तो प्यार भरी बातें करके अपना मन हल्का कर लो। फिर गीता बोली, मैं तो यहाँ अकेली ही हूँ। बेटा बहू तो बेंगलोर में रहते हैं और फिर जब इतनी दूर रहते हैं तो लड़ाई करने या प्यार जताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बहू आपकी पसंद की थी या भाई साहब की पसंद की? अरे नहीं, उन दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था, गीता ने कहा। तो कविता बोली, यह भी अच्छी बात है, वरना आजकल बच्चों के रिश्ते ढूंढने में ही बड़ी मशक्कत हो जाती है। कहीं परिवार अच्छा नहीं मिलता तो कहीं लड़की पसंद ही नहीं होती। अच्छा भाभी जी, आज मैंने खाने में पनीर की सब्ज़ी बनाई थी तो थोड़ी सी आपके लिए भी ले आई हूँ। वैसे आपने आज खाने में क्या बनाया? कुछ भी तो नहीं, कुछ बनाने का मन ही नहीं किया। क्या मतलब, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? कविता ने हैरानी से पूछा और फिर बोली, चलो पहले आपकी रसोई में चलकर रोटी पकाते हैं। आटा तो गूंदा ही होगा ना? मैंने चपाती बनाई हूँ, खाकर बताना कि मेरे हाथ का खाना आपको कैसे लगा। कविता का इतना अपनापन देखकर गीता जी हैरान रह गई। उधर कविता ने चपाती बनाई तो गीता ने चाय बना दी। थोड़ी देर बाद चाय पीते हुए कविता बोली, लेकिन भाभी जी, आप इतनी उदास क्यों रहती है? मैं मानती हूँ कि नई जगह पर आकर थोड़ी उदासी आ जाती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि खाना पीना ही छोड़ दिया जाए। कहते हुए कविता ने खुद ही उठकर दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दी ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके। फिर बोली, भाभी जी, एक बात कहूँ, आपकी आवाज़ बहुत ही सुरीली है। उस दिन आप गाना गुनगुना रही थी ना, सच कहूँ तो दिल को भा गई। आपकी मीठी आवाज़ कहाँ से सीखा आपने गाना? कविता ने पूछा तो गीता बोली, वह मेरे दादाजी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। उन्हें देखकर मुझे भी संगीत का शौक़ चढ़ा और उनसे संगीत सीखा। कविता ने देखा कि संगीत की बात करते हुए गीता के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, आंखों में चमक आ गई थी। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि अगर आपके पास इतना हुनर है तो संगीत की क्लासेस क्यों नहीं देती? इस तरह आपका भी समय कट जाएगा और दिल भी बहल जाएगा। तो गीता बोली, शौक़ तो मुझे बहुत है संगीत का। शादी से पहले मैं खूब रियाज़ किया करती थी, लेकिन जब शादी हुई तो सब कुछ छूट गया। सास ससुर को मेरे गाना गाने से आपत्ति थी। मेरे पति को भी यह सब कुछ खास पसंद नहीं था, इसलिए मेरे गाने पर रोक लगा दी गई। उसके बाद मैंने गाना छोड़ दिया। कभी दिल करता है तो थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ। वह समय तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन उम्र इस पड़ाव पर ज़िंदगी में एक खालीपन सा लगता है ना, जाने क्यों अब जीने का मन ही नहीं करता। सोचती हूँ कि खुद के साथ कुछ कर बैठूँ। बोलते बोलते गीता की आवाज़ रुआन सी हो गई। यह बात सुनकर कविता का दिल जोर से धड़का। क्या कहा? कुछ कर बैठूँ? आप ठीक तो है ना? ऊंचे स्वर में कविता बोली। तो काफ़ी देर से गीता के जो आंसू आंखों से बाहर निकलने में झिझक रहे थे, अचानक से बांध तोड़कर बह निकले। कविता के गले लगकर गीता रोने लगी। थोड़ी देर बाद गीता को सहलाते हुए कविता ने उसे सहारा दिया। फिर बोली, क्या ऐसा करके आपने परिवार को सजा देना चाहती है? आपको क्या लगता है, आपके जाने के बाद क्या वे लोग उम्र भर रोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपको खालीपन लगता है तो मर जाना ही इकलौता रास्ता नहीं है। रास्ता है क्या? बिल्कुल नहीं। पति, बेटा और बहू के अलावा भी बहुत कुछ है इस दुनिया में। आपके पास सबसे पहले तो अपने आप को महत्व देना चाहिए। ससुराल वाले को आपके गाने से एतराज़ था तो अपने जीवन को दिशा विहीन बना दिया। आपके पति को आपका बाहर निकलना पसंद नहीं है तो आपने खुद को इस चार दीवार में कैद कर लिया। उन्हें खिड़की दरवाजे खोलने पसंद नहीं है तो आपने इस घुटन में रहना स्वीकार कर लिया। उन्हें आपका पार्टी करना पसंद नहीं है तो केवल इसी कारण
इच्छा होते हुए भी आप मेरे घर पर ही भी नहीं आई। क्या आपके लिए आपका जीवन कोई महत्व नहीं रखता? क्यों इतना कहना मानती है बाकी सब लोगों का घुट घुट कर मरने पर मजबूर हो जाए? कविता के इतना कहने पर गीता सब कुछ सुबकते हुए बोली, शुरू से ऐसा ही होता है। उम्र भर मैंने कभी खुलकर सांस ही कहाँ ली है। जब तक बेटे का साथ था तब तक जैसे तैसे ज़िंदगी गुजर रही थी। सोचा था अपनी पसंद की लड़की को अपनी बहू बनाकर लाऊंगी, लेकिन वह इच्छा भी मन में ही रह गई। वह तो अपनी पसंद की लड़की ढूंढ कर ले आया। अरे तो क्या हुआ? मैं तो कहती हूँ अच्छा ही किया, उसने अपनी इच्छा से तो जी रहा है ना। आज से 25 साल के बाद वह तो यह नहीं सोचेगा कि मैं अपनी पसंद से नहीं जी पाया। कम से कम वह तो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में कहते कहते कविता अचानक रुक गई। तभी गीता बोली, नहीं नहीं, मेरे बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए। अच्छा, एक और तो अपनी औलाद को अपनी उम्र देना चाहती हो तो दूसरी ओर मरकम उसे उम्र भर का अपराध बोझ भी देना चाहती हो। आप तो हमेशा के लिए चली जाओगी, लेकिन कभी यह सोचा है कि आपका बेटा किस किस के सवालों के जवाब देता रहेगा? अरे जो कुछ भी आपके मन में है आज ही उसे कहकर अपना दिल हल्का कर लो। जिसे जो सुनाना है उसे सुना दो, लेकिन कम से कम अपनी ज़िंदगी तो जियो। कहते हुए सहसा कविता की नज़र गीता के बेडरूम की ओर गई। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर देखा तो कविता के पैर तले ज़मीन खिसक गई। पलंग के ऊपर एक बेंच रखा हुआ था और पंखे पर दुपट्टा लटका हुआ था। कविता को समझने देर न लगी कि उसके आने से पहले यहाँ क्या चल रहा था। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। सोचने लगी कि अगर उसे आने में 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो न जाने यहाँ क्या क्या हो गया होता। थोड़ी देर के लिए एक भयानक सा सन्नाटा पसरा गया पूरे घर में। फिर उस सन्नाटे को तोड़ती हुई कविता की कांपती हुई आवाज़ आई, आपके पति कब लौटते हैं काम से? अरे वह तो रात को लेट ही आते हैं, कभी कभी रात के 12 भी बज जाते हैं। आजकल ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। तो ठीक है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। जब आपके पति आएंगे तो आप वापस आ जाना। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती। अरे मैं तो बहुत समय से अकेली ही हूँ और अब शायद थक सी गई हूँ। बेटा बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त है और पति के लिए तो मेरी इच्छा न कल कोई मायने रखती थी और न ही आज रखती है। यह घर मेरे पति के हिसाब से चलता है। बेटे के घर में बहू का राज है और मायके जाती हूँ तो वह घर अब भाभीयों का हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मेरा घर कौन सा है, क्योंकि इस घर में तो मेरे पति की इजाज़त लिए बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर उनके आने के पहले मैंने यह खिड़कियां बंद नहीं की तो घर में तूफान आ जाएगा। सुनकर दिल दहल गया कविता का। वह सोचने लगी कि अगर गीता की जगह वह स्वयं होती तो शायद उसका भी यही हालत होती। तो चलो भाभी जी, आज इन्हें खिड़कियों से शुरुआत करते हैं। क्या मतलब यह कि आज आप यह खिड़कियां बंद मत करना और आपके पति बंद करने लगे तो उन्हें कह देना कि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। कभी कभी थोड़ा सा विरोध भी कर लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पाते और दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए हम खुद की इच्छाओं को महत्व देना ही छोड़ देते हैं और सामने वाला समझता है कि हमारी भी वही इच्छा है। इतने वर्षों में आपने कभी अपने पति को नहीं कहा, तभी तो आपके जीवन का हर पहलू अपने अधिकार क्षेत्र में आ गया है। उनकी इच्छा के बिना आप इस घर की एक खिड़की तक नहीं खोल सकती। अरे आप एक जीवित इंसान है, कोई मृत शरीर नहीं। यदि आपकी सांस घुटती है तो विरोध भी आपको ही करना पड़ेगा, भले ही इस कारण आपकी अपने पति के साथ कहासुनी हो जाए।
परंतु अपनी ज़िंदगी समाप्त करने का मत सोचो। कभी कभी शांति पाने के लिए अशांति भी सहन करनी पड़ती है। कविता बोली तो गीता बड़ी हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी। कविता की बातें उसे सही लग रही थी। फिर कविता बोली, भाभी जी, घर में जो बेकार का सामान पड़ा है आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? आप मालकिन हैं, आप अपने घर की, जैसे चाहती हो अपने घर को वैसा ही सजाओ। फिर गीता बोली, चाहती तो मैं भी ऐसा ही हूँ, लेकिन क्या आदमियों को अपने घर में कुछ ही घंटे गुजारने होते हैं, जबकि औरतें उस घर में 24 घंटे रहती है। तो आप ही बताइए, घर में किसकी मर्जी चलनी चाहिए? कविता की बात सुनकर गीता के चेहरे पर एक चमक आ गई। फिर कविता बोली, भाई साहब तो देर से आएंगे और आजकल मेरे पति भी किसी काम से दूसरे शहर गए हुए हैं और बच्चे दूसरे शहर में नौकरी कर रहे हैं। मैं अपने घर में अकेली हूँ, तो आप मेरे साथ चलिए।